नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का मैं विवेक मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विराट संविधान भारत का संविधान है और उसी की व्यवस्था आज हम लोगों को देखनी है। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया था। संस्थान आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दिए जाएं और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं ताकि 85 प्लस का जो स्कोर करने का सपना और उद्देश्य आप सभी का है वो आप बहुत आसानी से पूरी कर सकें। इसको पूरा करने में हम लगातार सहयोग आपसे के लिए कर रहे हैं, जिसमें आपको जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेशन भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको रीजनिंग और जीए की क्लास भी मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों का आप लाभ उठाइए ताकि 85 प्लस का स्कोर आप अपने पेट 2023 के एग्जाम में आप कर सकें। समय आपके पास अभी पर्याप्त है। 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्जाम होना है और इसके लिए अभी आपके पास समय पर्याप्त है। लेकिन दोस्तों, अच्छे तरीके से अगर आप चीज़ों को तैयार कर रहे हैं तो ये 85 प्लस का स्कोर बहुत पहाड़ सा नहीं है, बहुत आसान सा होगा और इसको अच्छी तैयारी के बाद आप इसको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। इसके लिए संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप डाउनलोड करिए। चैनल पर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हम लोगों की मिलती रहे जब भी आपको नए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। ये तो रही बात प्रचार प्रसार की थोड़ी सी। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पे। कंटेंट आपको है भारतीय संविधान की विशेषताएं। एक विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे वृहद संविधान है। इसी पॉइंट से हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ लिखते चलूंगा जो आपको नोट करना है। अपनी कॉपी में आप उसको नोट करते चलिएगा ताकि यहाँ से अगर कोई सवाल आपको मिले तो वो आपको यहाँ से अच्छे से आप उसको कर सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला पॉइंट जो है विश्व का सबसे वृहद संविधान है। कहाँ का? हमारे देश का जो संविधान है ये सबसे वृहद संविधान है। और इस वृहद संविधान का वजह क्या होता है? वृहद होने का जो कारण है तो ये आप जानते होंगे। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि इसी एक ही संविधान में राज्य से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं और केंद्र से संबंधित भी प्रावधान यहाँ पर आपको किए गए हैं। यानी कि केंद्र और राज्य से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो आपको एक ही संविधान में देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा कारण आपको है कि भारतीय संविधान सबसे वृहद संविधान है। इसका वजह क्या है? केंद्र और राज्य के जितने प्रावधान हैं वो सभी एक ही संविधान में आपको दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत का संविधान सबसे वृहद संविधान है। इस बात को हम कैसे कहते हैं? तो हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश के संविधान में अगर बात करें, यहाँ पर अनुच्छेद की बात करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, यहाँ पर दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक होता है मूल संविधान, एक होता है मूल संविधान और दूसरा होता है दोस्तों वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं। तो मूल संविधान में अगर हम लोग बात कर लें कि कितने यहाँ पर अनुच्छेद पाए जाते हैं, कितनी यहाँ पर अनुसूचियां पाई जाती हैं और कितने यहाँ पर भाग पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आर्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर 395 अनुच्छेद, अनुसूचियों की संख्या यहाँ पर 8 थी और भाग की संख्या यहाँ पर 22 था। तो भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप था उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें से वर्तमान संदर्भ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 450 से ज्यादा। इसके अलावा अगर अनुसूचियां की बात करते हैं तो अनुसूचियों की संख्या जो है ये वर्तमान में है 12 और यहाँ अगर भाग की बात करते हैं तो इसकी संख्या हो जाती है 25। तो 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 450 से अधिक संविधान है। इसलिए हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बृहद संविधान है हमारे देश का संविधान। इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट आपको दिया गया है,
अगले पॉइंट में है कि भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। हमने आपको संविधान के प्रकार में बताए थे कि संविधान का जो प्रकार होता है वो दो होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं लिखित संविधान, दूसरे को हम लोग कहते हैं अलिखित संविधान। और लिखित संविधान के लिए हमें एक संविधान सभा की आवश्यकता होती है और उसी सभा के जरिए संविधान का निर्माण किया जाता है। जैसे आपने देखा था कैबिनेट मिशन आपके यहाँ आया था और कैबिनेट मिशन के जरिए ही हमारे देश की जो संविधान सभा थी उसको बनाया गया था। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या होता है कि इसका अधिकांश भाग अलिखित होता है और ये प्रथाओं और परंपराओं के जरिए इसका निर्माण किया जाता है। तो अगर सवाल ये आए तो हमारे देश का संविधान कैसा है, तो हमारे देश के संविधान में ये लिखित संविधान इसका ज्यादा है, लेकिन कहा जाता है कि लिखित और अलिखित इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है हमारे देश के संविधान में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त करेगा। तो सामान्य तौर पर ये नियम है, ये परंपरा है, ये प्रथा है कि लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, जबकि इसका प्रावधान संविधान के अंतर्गत कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी इस बात को माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश का संविधान लिखित और अलिखित इन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो यहां पर दिया गया है निर्मित संविधान, यानी कि इसका विकास किया गया, अलग अलग जगहों से इसको अडॉप्ट किया गया है और इसको लिखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये आप जानते ही हैं। इसके अलावा आप देखिए तो अगले पॉइंट में आपको दिया गया है कि हमारे देश के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था पाई जाती है। हमने आपको संसदीय और अध्यक्षीय ये दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के बारे में बताया था। यहां पर एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जब हम लोग बात करते हैं विधायिका का मतलब लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, तो इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में शामिल होते हैं। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में शामिल होंगे, लेकिन अध्यक्षीय में क्या होगा कि जो आपकी विधायिका होती है, विधायिका और दूसरा कौन सा होता है कार्यपालिका, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ आप देखते हैं कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में शामिल हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसी तरीके का पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको अमेरिका के संविधान में देखने को मिल जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए तो यहां पर आपको संघात्मक शासन व्यवस्था की भी बात की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर शक्तियों के विभाजन के आधार पर, ये सारी बातें आपने देखा हुआ था पहली क्लास में। तो शक्तियों का जो विभाजन होता है इसके आधार पर, तो शक्तियों का विभाजन किसके बीच में किया जाता है, तो शक्तियों का विभाजन किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अगर ऐसा सवाल आपको आए तो बतला दीजिएगा कि संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। और इसी बात में अगर शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में हो जाए, केंद्र व राज्य के बीच में हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि फेडरल। और अगर केंद्र और राज्य के बीच में न होकर के शक्तियां किसमें हो जाएं, ये सभी शक्तियां कहां पर हो जाएं, ये सभी शक्तियां केवल और केवल केंद्र में हो जाएं,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र जो होता है वो शक्तिशाली होता है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त होती हैं। और ये डिवीजन जो है, सेपरेशन है, ये आपको भारतीय संविधान के अनुसार देखने को मिलती हैं। इसके बाद आप देखिए तो हमारे यहाँ कैसा है, सामान्य तौर पर हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो सामान्य परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियां, इस सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, लेकिन जब आपातकाल की बात आती है, आपातकाल के दौरान, तो आपातकाल के दौरान हमारा जो संविधान है या शासन है वो कैसा हो जाता है, तब वहां पर ये एकात्मक हो जाता है। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में भारत का शासन कैसा होगा, तो वो संघात्मक होगा, लेकिन आपातकाल के दौरान क्या हो जाएगा, एकात्मक। और इसका मतलब होता है समस्त शक्तियां ये कहां पर आ जाएंगी, तो समस्त शक्तियां जो हैं वो केंद्र में निहित हो जाती हैं। बात क्लियर होगी, तो यहां पर आपने ये बात समझ लिया। इसके बाद देखिए तो यहां पर आपको दिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। तो हमारे संविधान की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। महत्वपूर्ण विशेषता है तो यहां पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखिए कि एकल नागरिकता को हमने कहां से लिया है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा, नागरिकता का प्रावधान आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो नागरिकता का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में मिलता है। अनुच्छेद की बात अगर कर लें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य पाया जाता है। और हमारे यहाँ जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसा होता है, एकल नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। डिटेल्स में अभी हम लोग नागरिकता के चैप्टर में इस बात को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सामान्य तौर पर इतनी बातें समझनी है कि नागरिकता कहाँ से हमने लिया है, नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, किस आर्टिकल में है। और इसके अलावा एक सवाल आपको और मिलता है कि जो ये नागरिकता है ये विषय किस सूची का होता है, ये संघ सूची का विषय होता है। किस सूची का विषय होगा ये, तो संघ सूची का विषय होता है नागरिकता। और हमारे यहाँ नागरिकता का एकहरा स्वरूप आपको देखने को मिलता है। इसके बाद देखेंगे अगले पॉइंट पर, तो यहां पर आपको दिया गया है एकल न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका का मतलब क्या हो गया, एकहरी न्यायपालिका इसको बोला जाएगा। और एकहरी न्यायपालिका का मतलब केवल एक ही न्यायपालिका होना ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें क्या होगा कि न्यायपालिका जो है यहाँ पर सीढ़ी नुमा पाई जाती है। न्यायपालिका का स्वरूप कैसा होता है, सीढ़ी नुमा पाया जाता है। और इसमें सबसे ऊपर कौन होता है, तो सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसके नीचे कौन होगा, तो राज्यों में आप जानते हैं उच्च न्यायालय होता है। और इसके साथ साथ में इसके नीचे कौन होता है, तो यहाँ पर होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ पर कौन होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका हमारे संविधान की विशेषता एक ये भी है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका का जो स्वरूप होता है वो एकहरा है, साथ ही साथ न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र भी पाई जाती है। अब इसके बाद देखिए तो अगला पॉइंट आपको दिया गया है संविधान की सर्वोच्चता। यहां से भी आपको कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वोच्च कौन होगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करें सर्वोच्चता की, भारत में किसकी सर्वोच्चता पाई जाती है, तो आंसर आप लगाइएगा संविधान की। इसके बाद अगर सवाल आपसे पूछा जाए
कि ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता पाई जाती है? ब्रिटेन में सर्वोच्चता किसकी पाई जाती है? तो ब्रिटेन में दोस्तों सर्वोच्चता पाई जाती है संसद की। और इसी वजह से आप जानते हैं कि समस्त विश्व में संसद की जननी किसको कहा जाता है? कई बार सवाल पूछा जाता है, संसद की जननी किसको कहते हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। और इसके बाद अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि अमेरिका में किसकी सर्वोच्चता पाई जाती है? अमेरिका में सर्वोच्चता की बात करें तो अमेरिका में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो यहां पर होती है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। यहां पर किसकी सर्वोच्चता? न्यायपालिका की सर्वोच्चता आपको देखने को मिल जाती है। तो भारत में सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की। ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? पार्लियामेंट की। अमेरिका में किसकी सर्वोच्चता है? तो यहां पर होती है न्यायपालिका की। तो इस संविधान की सर्वोच्चता हमारे देश में पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट आपको जो है वो दिया गया है, शक्ति का स्रोत जो होता है वो जनता से है। शक्ति का स्रोत कौन होता है? शक्ति का स्रोत कौन हो? अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो आंसर आप लगाइएगा देश की जनता। और देश की जनता होती है तो आपने संविधान की जो प्रस्तावना होती है, इस प्रस्तावना में आपने पढ़ा है, दिया रहता है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग शब्द से ही आपको ये बात देखने को मिल जाती है कि हमारे यहाँ शक्ति का स्रोत कौन है? तो देश की जनता जो है वो शक्ति का सोर्स है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द की बात की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की गई है। तो जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं तो इसका मतलब यहां पर संप्रभुता होता है। और दोस्तों संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता है। और सर्वोच्च सत्ता जो होती है यह दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक संप्रभुता। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि राज्य, यहां पर स्टेट माने जैसे भारत है, तो राज्य जो है वो अपने आंतरिक जो काम है उसमें नागरिकों को आदेश दे सकता है। और नागरिक अगर उन अधिकारों का पालन नहीं करते हैं तो उनको कूट सकता है, यानी कि उनको दंड देने की शक्ति रखता है। इसके साथ में जब हम लोग बाह्य संप्रभुता की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि भारत जो है वो अपने देश के अंदर किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। जैसे आपने देखा है वर्तमान में काफी ये गर्म मुद्दा भी है, जैसे कनाडा के राष्ट्रपति जो ट्रूडो थे उन्होंने क्या किया था? भारत के खिलाफ जो बोला था। तो उसी बात को आप ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार ने ये कहा था कि किसी भी देश को हमारे आंतरिक मामलों में या किसी बाह्य सत्ता का हस्तक्षेप हमको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आंतरिक और बाह्य ये दोनों प्रकार की संप्रभुता हमारे सरकार के पास मौजूद है। तो यहां पर आपने ये पॉइंट देख लिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। इसके साथ साथ में आप देखिए तो यहां पर एक सवाल आपको और होता है कि क्या हमारे यहां समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है कि नहीं? तो बिल्कुल आप जानते हैं कि हमारे यहां समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। मैं ये सारे जो इतने वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, इस समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब सीधा सा होता है सोशलिस्ट। और इसको हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और है जिसको हम लोग कहते हैं अखंडता शब्द। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था कब? इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के जरिए। 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसको जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया। और यहां से जो समाजवाद का मतलब है कि ये यानी कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समान रूप से सबका अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा एक शब्द यहां पर है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है राज्य का अपना
कोई भी निजी धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई भी निजी धर्म नहीं होगा और राज्य जो है वो सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। यहां पर देखिए अगला पॉइंट जो आपको दिया गया है ये है आपका गणतंत्र, और गणतंत्र शब्द का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। और रिपब्लिक शब्द जो है वो आपको कहां से लिया गया है, भारतीय संविधान में रिपब्लिक को हमने कहां से लिया है, तो इसको हमने एडॉप्ट किया है कहां से, फ्रांस के संविधान से। और इसका मतलब क्या होता है, देश का जो सर्वोच्च नागरिक होगा, देश का जो सर्वोच्च नागरिक होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वो वंशानुगत न होकर के कैसा होगा, वंशानुगत न होकर के ये निर्वाचित होगा। और ये जो निर्वाचन होगा ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा या फिर प्रत्यक्ष, ये दोनों प्रकार का निर्वाचन हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो यहां पर देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, तो देश का सर्वोच्च नागरिक आप जानते हैं हम किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं हम राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यानी कि इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा होता है, तो ये होता है देश की जनता के द्वारा होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर देश का सर्वोच्च नागरिक निर्वाचित हो, वंशानुगत न हो, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। और अगर देश का सर्वोच्च नागरिक जनता के द्वारा निर्वाचित न होकर के वंशानुगत होने लगे, तो उसी को हम लोग गणतंत्र न कह के बल्कि राजतंत्र कहते हैं। और ब्रिटेन में आप इस व्यवस्था को देखते भी हैं कि वहां पर राजतंत्र की व्यवस्था, राजा या रानी जो होता है वहां पर सर्वोच्च होता है हमारे राष्ट्रपति की तरह। अब इसके बाद देखिए तो लचीला और कठोर संविधान का मिश्रण है कि नहीं है, तो हमारे देश का संविधान लचीला और कठोर इसलिए होता है क्योंकि संविधान में संशोधन करने के आधार पर हम संविधान के दो अन्य प्रकार में इसको डिवाइड करते हैं। अगर संविधान में संशोधन करना इजी हो, आसान हो, यानी कि साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सके, तो उस बात के लिए हम क्या कहते हैं कि वहां का संविधान लचीला है। लेकिन अगर संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ का संविधान कैसा है, कठोर संविधान है। तो हमारे देश के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें संशोधन करना आसान होता है, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करना कठिन होता है, और कुछ तो ऐसे भी प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करना अति कठिन होता है, क्योंकि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि हमारे यहाँ लचीला भी संविधान है और कठोर संविधान का भी गुण यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपको दिया गया है फंडामेंटल राइट। अब देखिए जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है फंडामेंटल राइट को हमने कहाँ से लिया है, पहला सवाल आपको पूछा जाएगा। तो इसको हमने लिया है कहाँ से, इसको हमने ले लिया है अमेरिका के संविधान से। इसका प्रावधान आपसे अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। राजनीतिक न्याय की बात करने की कोशिश करता है, राजनीतिक न्याय की बात करता है, और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो जो फंडामेंटल राइट है ये न्याय योग्य होता है। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट में कोई भी प्रावधान अगर आपको दिया गया है, तो उसको न्यायालय के द्वारा उल्लंघन होने पर न्यायालय के द्वारा उसको आप लागू करवा सकते हैं। वाद योग्य है, जस्टिएबल है, या न्याय योग्य है, या वाद योग्य है, ऐसा कोई भी शब्द आपको फंडामेंटल राइट के बारे में दिया रहे
तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल राइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि बिल ऑफ राइट्स जो है वो अमेरिका में है, मैग्ना कार्टा जो है वो ब्रिटेन में होता है। तो फंडामेंटल राइट जो है ये हमारे देश के नागरिकों को दिए गए हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों को दिए गए, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ में विदेशियों को भी दिए गए हैं। इसके बाद देखिए तो नीति निर्देशक तत्व है। अब यहां से अगर आप देखिए तो नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कुछ चीजें अगर आप हटा देंगे तो बाकी आपको चीजें यहां पर मिल जाएंगी। अब इसके बाद यहां पर देखिए नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहां से लिया है, ये ले लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से, और इसके साथ साथ में ये हमने लिया आयरलैंड से। किस भाग में है, तो ये चौथे भाग में होता है। आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 36 से लेकर के 51 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें कि न्याय योग्य है या नहीं है, तो ये वाद योग्य नहीं होता है, वाद योग्य नहीं है। और वाद योग्य नहीं है का मतलब क्या होता है, वाद योग्य नहीं है इसका सीधा सा मतलब होता है कि यह अगर इसमें दिया गया कोई प्रावधान है तो हम उसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद में ये किस प्रकार की बात करता है, किस प्रकार के न्याय की, तो ध्यान में रखिएगा कि यह एक सामाजिक न्याय और लिख सकते हैं कि आर्थिक न्याय की बात करता है। इसके बाद दिया गया है आपको मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मौलिक कर्तव्य आपको दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया है सोवियत संघ से और वर्तमान का जो रसिया है तो सोवियत संघ से हमने लिया। इसके बाद में आपको यह भी सवाल पूछा जाएगा संविधान का कौन सा भाग है, तो भाग होता है 4 का ए क्लॉज। और इसके बाद में आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में प्रावधान नहीं था। और अगर मूल संविधान में नहीं था तो कब इसको लाया गया, तो लाया गया था इसको 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसको शामिल किया गया और साल था 1976। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसको लाया गया, हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया और वर्तमान में कुल इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसके बाद है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण, और सत्ता के विकेंद्रीकरण में आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेजेस पर सत्ता को डिवाइड करके रखा गया है। साथ ही साथ आप देखते हैं जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, इसके अलावा नगर निगम है, तो इन सभी बातों का प्रावधान हमारे देश के संविधान में किया गया है। यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। संसद और न्यायालय के बीच में संतुलन को स्थापित किया गया। विश्व का सबसे छोटे संविधान की अगर बात करते हैं तो वो है अमेरिका का संविधान। ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में 2 न्यायपालिका है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, यहीं से हम लोगों ने इसको लिया भी है। और आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ तक की बात हम लोग आज की अपनी इस क्लास में किए हैं। कल की क्लास में हम लोगों को बात करना है यहाँ पर भारतीय संविधान के सोर्स कौन है, तो भारतीय संविधान के सोर्सेस की बात हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक कि जितनी बातें हैं उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़िए। जल्दी से कल हम लोग भारतीय संविधान के सोर्सेस की बात करेंगे, अच्छे तरीके से इसको आप तैयार करके रखिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे संस्थान के चैनल से, टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए। और जो आपको प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से रोज अटेंड करिए, पूरे क्लास को देखिए। जहां पर आपको डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछिए, अच्छे तरीके से तैयार करिए ताकि जो हम सभी का उद्देश्य 85+ स्कोर का है वो आपका आसानी से पूरा हो सके। इन्हीं सारी बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे संविधान के सोर्स पर चर्चा करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।